नमस्कार, हमारे चैनल बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के सीरीज को जारी रखते हुए आज हम वीडियो 2 पर बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको वीडियो 1 में बताया था कि आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 आज का बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें कई सारे चेंजेस प्रपोज हो रहे हैं जिनको लेकर काफी डिस्कशंस और डिबेट्स चल रहे हैं। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने बहुत आसान शब्दों में आपके लिए शॉर्ट वीडियो सीरीज बनाई है ताकि आप इस एक्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 की सीरीज के वीडियो 1 में हमने आपको एक्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया था। आज हम वीडियो 2 में एक्ट के स्ट्रक्चर और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के स्ट्रक्चर के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टू द एक्ट, फिर इसमें 4 चैप्टर्स हैं जिसमें कुल 45 सेक्शंस लिखे हैं जो एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाए हैं, और इसमें से कुछ सेक्शंस के सब सेक्शंस भी हैं। नंबरिंग होने से हम पूरे एक्ट की जगह उसके सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे प्लीज रेफर सेक्शन 44 और प्लीज रेफर सेक्शन 45 ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। और चैप्टर्स के बाद आता है शेड्यूल टू द एक्ट। तो एक्ट के 3 भाग हो गए, ऑब्जेक्टिव, 4 चैप्टर्स एंड शेड्यूल टू द एक्ट। अब इस एक्ट के सपोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। ये एक्ट के कंटेंट का हिस्सा नहीं है, बट ये एक्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्ट लिखने वालों से अलग लोगों ने बनाया है जिन्हें पार्लियामेंट ने ही ऑथोराइज किया था। तो कुल 5 चीजें मिलाकर एक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, ऑब्जेक्टिव टू द एक्ट, 4 चैप्टर्स, शेड्यूल टू द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये 5 चीजें एक्ट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। पिछली स्लाइड में हमने 3 वर्ड सुने, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस और इंटेंशन है। आइए इन तीनों वर्ड्स के बारे में समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला है एक्ट। एक्ट मतलब लॉ, और हमारे संविधान ने लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट को दिया है। कई बार आप एक वर्ड और सुनेंगे, बिल। तो जब लॉ प्रपोजल स्टेज पर होता है उसको बिल कहते हैं, और जब वही बिल पार्लियामेंट पास कर देता है तो वह एक्ट कहलाता है। अब हम आते हैं रूल्स पर। So whenever an act is written, तो लॉ मेकर्स एक्ट में बारीकियां नहीं लिखते हैं। बारीकियां और डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं जिसे हम रूल्स कहते हैं, और फिर रूल्स को एक नाम दिया जाता है। रूल्स बनाने की परमिशन एंड अथॉरिटी हमेशा एक्ट देता है। हमारे आर्किटेक्ट एक्ट के केस में एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट किया कि रूल्स लिखो, और इन रूल्स का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रूल्स 1973। फिर इन रूल्स में 2009 में अमेंडमेंट हुआ तो उनका नाम पड़ा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रूल्स 2009। अब हम समझते हैं रेगुलेशंस को। जो भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने की बातें हैं वह रेगुलेशंस में लिखी हैं। हमारे केस में एक्ट ने इंस्ट्रक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इंस्ट्रक्शंस दे कि उनको रेगुलेशंस लिखने हैं, और जब रेगुलेशंस लिखे गए तो उन्हें नाम दिया गया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलेशंस 1982। तो रेगुलेशंस शुड बी कंसिडर्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाने की अथॉरिटी किसी और को दे दी कि आप रेगुलेशंस बनाओ। आफ्टर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वाज फॉर्म्ड, 3 रेगुलेशंस बने। जिन 2 को सबने सुना है वो हैं
मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशंस 1983। दूसरा है आर्किटेक्ट्स प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशंस 1989। तो अब जरा हम समराइज करते हैं कि जो हमने कहा उसको जरा समराइज करते हैं। पार्लियामेंट ने आर्किटेक्ट्स एक्ट बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए और रेगुलेशंस बनाए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने, जो एक्ट के बाद बना, एक्ट से बना। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 वर्ड्स, मैं 2 वर्ड्स और के बारे में बताना चाहूंगी। नोटिफिकेशन या नोटिफाइड, दूसरा है गैजेट ऑफ इंडिया। तो नोटिफिकेशन का मतलब है कि जब भी कोई एक्ट, रूल्स या फिर रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो सरकार को लोगों को फॉर्मली इन्फॉर्म करना पड़ता है, और जब तक लोगों को इन्फॉर्म नहीं करा जाता तब तक उसे लागू नहीं समझा जाता। तो गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है एक अखबार में, जिसे गैजेट कहते हैं। इस प्रोसेस को नोटिफिकेशन कहते हैं। दूसरा शब्द है गैजेट। सरकार के ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाले न्यूज़पेपर को गैजेट कहते हैं। एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस अलग अलग क्यों लिखे हैं। तो एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस को अलग अलग रखने का एक कारण ये हो सकता है कि एक्ट बदलने में बहुत समय लगता है और इसके लिए पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। परंतु रूल्स एंड रेगुलेशंस को अलग रखने से उनमें यदि कोई भी चेंजेस होने हैं तो ये काम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ सकते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने की जरूरत भी नहीं होती। तो जब अमेंडमेंट की बात होगी तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें एक्ट बदलना है या रूल्स या फिर रेगुलेशंस। तो एक बार हम रिकैप कर लें जो हमने इस स्लाइड में सीखा, क्योंकि हमने बहुत बातें की, तो हम रिकैप करते हैं। तो हमने देखा कि देयर इज अ हायरार्की, यानी कि एक क्रम है। उस क्रम में एक्ट सबसे पहले बनता है और फिर रूल्स बनते हैं जो एक्ट्स के अंडर होते हैं, एंड फाइनली रेगुलेशंस, वह सबसे बाद में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल लगा होगा। यू कैन लर्न मोर अबाउट द एक्ट बाय विजिटिंग द IIA नॉर्दर्न चैप्टर वेबसाइट, और हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट ऑफ द एक्ट के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड लास्टली कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।